वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हमारा सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ और इसमें हम जो चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर 3 लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स एंड कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, ये उसकी 4th वीडियो है जिसका कंटेंट है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, जो कि आई कैप स्टडी टेक्स्ट 2020 से लिया गया है। और मैं हूं आपका फैसिलिटेटर काशिफ अतील। तो ये हमारा सेकंड सेक्शन है बेसिकली चैप्टर का, जिसमें लॉफुल अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन को डिस्कस किया गया है। और हम इस वीडियो में वो सर्कमस्टांसेस कवर करेंगे जहाँ पे ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल है। इसके बाद जो नेक्स्ट 2 वीडियोस होंगी उसमें पार्टली अनलॉफुल को और स्पेसिफिकली अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वाले पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा। तो जो लॉ में डेफिनेशन है सेक्शन 23 के मुताबिक, तो लॉफुल होती है एक एग्रीमेंट की कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलेस कि वो 5 सिचुएशंस हों। 5 सिचुएशंस अगर होंगी तो फिर उसको लॉफुल नहीं समझा जाएगा, यानी वो अनलॉफुल होगी। वो 5 सिचुएशन क्या हैं? वो हैं कि अगर वो आइटम फॉरबिडन बाय लॉ हो, तो लॉ में अगर किसी चीज़ को मना किया गया है और आप वो काम करते हैं अपने एग्रीमेंट में, वो कंसिडरेशन डिसाइड करते हैं या अपने आपके एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो है, पर्पस वो है, तो वो फिर अनलॉफुल होगा। इसी तरह से अगर नेचर ऑफ एग्रीमेंट ऐसी है कि अगर उसे अलाउ किया गया तो डिफीट करेगा प्रोविजन ऑफ लॉ की, यानी वो चीज़ लॉ में स्पेसिफिकली तो मना नहीं की गई, लेकिन जो चीज़ इस एग्रीमेंट में बात की जा रही है वो इनडायरेक्टली उस लॉ की प्रोविजंस के अगेंस्ट ही काम कर रही होगी, तो तब भी उसको अनलॉफुल समझा जाएगा। इसी तरह अगर फ्रॉडलेंट हो, फ्रॉड इन्वॉल्व है, तो तब भी अनलॉफुल समझा जाएगा। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें इंजरी करंट इन्वॉल्व हो रही है किसी पर्सन की या किसी और शख्स की प्रॉपर्टी की, तो वो भी अनलॉफुल होगा। इसी तरह अगर कोर्ट किसी मामले को इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कंसीडर करती है तो वो भी अनलॉफुल कंसीडर होगा। अब हम इनमें से हर आइटम को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सो इफ द लॉ ऑफ स्टेट प्रोहिबिट्स एन ऑब्जेक्ट और द कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट, देन सच एग्रीमेंट्स आर वाइड, क्योंकि वो अनलॉफुल है। एन एक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ व्हेन इट इज पनिशेबल बाय द लॉ ऑफ द कंट्री। तो जो चीज़ें पाकिस्तान पीनल लॉ में या दूसरे क्रिमिनल लॉज में पनिशेबल हैं, अगर वो काम किया जाता है और एग्रीमेंट उस काम के लिए किया जा रहा है तो वो फिर एक अनलॉफुल वर्क समझा जाएगा और जो एग्रीमेंट है वो वाइड होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक सिनेरियो है, अमीर प्रोमिसेस टू ऑब्टेन फॉर फकीर एन एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक सर्विस एंड फकीर प्रोमिसेस टू पे ₹1000 टू अमीर। तो अब रिश्वत दी जा रही है एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए, तो ब्राइबरी जो है वो फॉरबिडन बाय लॉ है, एंड फॉर दैट रीज़न ये एग्रीमेंट अनलॉफुल होने की वजह से वाइड होगा और इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। अब ऐसे एग्रीमेंट्स का इफेक्ट क्या है? इस ऐसे एग्रीमेंट्स का इफेक्ट थोड़ा सा और ज़्यादा है, और वो ये है कि ऐसे एग्रीमेंट से जो कनेक्टेड ट्रांजैक्शन होती हैं, कोलेटरल ट्रांजैक्शन होती हैं, यानी ऐसी ट्रांजैक्शंस जिनका लिंक इन एग्रीमेंट्स के साथ होता है, दे आल्सो बिकम टेंटेड, यानी वो भी इफेक्ट हो जाती हैं। अगर एक एग्रीमेंट अनलॉफुल है तो उससे जो कनेक्टेड ट्रांजैक्शन है, उससे जो रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, वो भी अनलॉफुल हो जाएगी और उसको भी इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। फिर इन मामलात पे अगर आप किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं जिसमें कोई अनलॉफुल ऑब्जेक्ट था या कंसिडरेशन थी, तो फिर बाद में आपने वो काम बेशक कर भी दिया तो आप उससे पैसों की रिकवरी नहीं कर सकते। नो एक्शन कैन बी टेकन फॉर द रिकवरी ऑफ मनी और प्रॉपर्टी ट्रांसफर। तो आपने अगर कोई चीज़ दे दी थी किसी को ऐसा गलत काम करने के लिए जो कि अनलॉफुल है, तो फिर आप अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए भी केस नहीं कर सकते। अंडर सच एन एग्रीमेंट एंड फॉर द ब्रीच ऑफ सच एग्रीमेंट, तो आप इस एग्रीमेंट के अंदर कोई भी अपने राइट, अपनी चीज़ वापस लेने के लिए भी इन्फोर्स नहीं कर सकते, ना ब्रीच की सूरत में आप कोई केस कर सकेंगे। इसको अब यहाँ पर हम एक केस के साथ देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, आबिद, साजिद एंड अमजद एग्रीड टू डिवाइड द कैश ऑब्टेन्ड बाय टैक्स रिफंड ऑन द बेसिस ऑफ फेक डॉक्यूमेंट। तो मेन एग्रीमेंट उनका ये है कि उन्होंने फ्रॉड करना है बाय और फ्रॉड के फेक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू टैक्स रिफंड लेना है, उससे जो कैश उन्हें मिलेगा उसको वो आपस में तकसीम कर लेंगे किसी रेशो में। अब ये एक अनलॉफुल काम है, एक गलत काम है, तो ये वाला एग्रीमेंट तो डेफिनेटली वाइड होगा।
तो यहाँ तक तो बेसिक पॉइंट आ गया, लेकिन अब जो ऊपर हमने ये 2 पॉइंट्स पढ़े हैं इनकी एप्लीकेशन इस केस में आगे आएगी. दे आल्सो एग्रीड टू इन्वेस्ट द अमाउंट इन द बिजनेस ऑफ आबिद फॉर म्यूचुअल बेनिफिट फॉर अ ईयर. अब उसी पैसे को उन्होंने इन्वेस्ट करने की भी बात की कि वो एक बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे और वहां से प्रॉफिट अर्न करेंगे. सो आफ्टर अ ईयर व्हेन साजिद एंड अमजद डिमांडेड देयर शेयर, आबिद रिफ्यूज टू पे. तो क्या वो उस ब्रीच के लिए केस कर सकते हैं? तो ये कोलेटरल ट्रांजैक्शन जो है ये भी वॉइड होगी और दे कैन नॉट सू फॉर द रिकवरी और ब्रीच. नेक्स्ट चलते हैं. तो सेकंड है कि जी डिफीट्स द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ. इसको आप इस तरह से समझ लें कि जहां पे आप लॉ की डायरेक्टली तो कोई खिलाफवर्जी ना कर रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली आप जो लॉ का पॉइंट है उसको डिफीट करने की कोशिश कर रहे हो, उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हो, तो हम कहेंगे कि इट इज डिफीटिंग द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ. इफ द ऑब्जेक्ट और द कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट इज ऑफ सच नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट, कि अगर वो काम अलाउ कर दिया गया तो वो इनडायरेक्टली किसी ना किसी लॉ के खिलाफ वर्जी हो रही होगी, तो ऐसा एग्रीमेंट भी वॉइड होगा. अब इस सिनेरियो को हम अंडरस्टैंड करते हैं. एग्जांपल 22 रीड करते हैं. कादिर फेल्स टू पे हिज लोन एंड हिज हाउस इज ऑक्शन फॉर रिकवरी. अकॉर्डिंग टू लॉ द डिफॉल्टर, यानी जो कादिर है यहाँ पे, इज प्रोहिबिटेड टू बिड, यानी वो खुद उस घर के लिए बिड करना उसको अलाउड नहीं है. क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि भाई उसका ने अगर उसके पास इतने पैसे थे कि वो उससे ये घर खरीद सकता है तो उसको तो बैंक का लोन पे कर देना चाहिए था. तो अब वो अपनी प्रॉपर्टी अपने पास नहीं रख सकता, उसकी वो प्रॉपर्टी उसके पास से जाएगी, उसको ऑक्शन किया जाएगा. तो लॉ उसको प्रोहिबिट करता है कि जी वो ये काम नहीं कर सकता कि वो अपनी प्रॉपर्टी के लिए बिड करे. अब वो क्या करता है कि वो सोचता है कि एक सोल्यूशन निकालता है अपनी तरफ से, और वो करता है कि एक एजेंट अपॉइंट कर लेता है और उस एजेंट को कहता है कि तुम ये घर खरीद लो और उसके बाद ये घर मुझे दे देना. तो अब यहां पर अगर आप देखें तो जो काम कादिर को डायरेक्टली करने से मना किया गया है वो काम वो इनडायरेक्टली करने की कोशिश कर रहा है. तो ये तो फिर अल्टीमेटली देखें जो एजेंट अपॉइंट करके ये काम किया जा रहा है इनडायरेक्टली ये प्रोविजन ऑफ लॉ को तो डिफीट कर रहा है. तो क्या ऐसी बिड फॉर ऑक्शन अलाउड होगी? तो इसका आंसर है कि नहीं अलाउड होगी, क्योंकि वो भी वॉइड है. तो अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जिसमें अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि लॉ की खिलाफ वर्जी होगी, चाहे वो इनडायरेक्टली हो, तब भी वो एग्रीमेंट वॉइड होगा. थर्ड है फ्रॉडलेंट. तो वेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज फ्रॉडलेंट, जहां मकसद ही ये हो कि कोई फ्रॉड करना है या फ्रॉड की प्रोसीड्स को शेयर करना है, तो वो एग्रीमेंट वॉइड होंगे. तो यहाँ पर हम सिनेरियो देखते हैं. आबिद, साजिद एंड अमजद एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर द डिवीजन अमंग देम ऑफ गेन्स एक्वायर्ड बाय देम बाय फ्रॉड. अब फ्रॉड से जो गेन है उनकी शेयरिंग का एग्रीमेंट है, ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होगा क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है. इसी तरह एक और केस देखते हैं. आजम बीइंग एजेंट फॉर अ लैंडेड प्रोप्राइटर एग्रीज फॉर मनी विदाउट द नॉलेज ऑफ हिज प्रिंसिपल टू ऑब्टेन फॉर बाबर अ लीज ऑफ लैंड बिलोंगिंग टू हिज प्रिंसिपल. अब देखें, लीज जो होनी चाहिए थी वो ऑनर की मर्जी के साथ होनी चाहिए थी. आप जो उसका प्रोप्राइटर है उसको इन्फॉर्म किए बगैर अगर एक एजेंट इसलिए एग्रीमेंट करता है कि पैसे वो खुद ले लेगा और इस तरह से धोखा दे देगा अपने प्रिंसिपल को, तो ये भी एक किस्म का फ्रॉड ही है. और इसमें वो छुपा रहा है अपने प्रिंसिपल से बात और उसको छुपा के कर तो वो फ्रॉड ही रहा है. तो एजेंट जो है वो क्लाइंट के साथ एक डील कर लेता है और उसको सीक्रेट रखता है फ्रॉम द प्रिंसिपल. तो ये भी एक फ्रॉड है कंसीलमेंट के थ्रू, और ऐसा फ्रॉड भी जो है उसकी वजह से एग्रीमेंट वॉइड होगा. इन्वॉल्व और इम्प्लाइज इंजरी. तो आप कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते जिसका मकसद ये हो कि किसी शख्स को इंजरी दी जाए या किसी और की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाए, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो या इमूवेबल हो. So object of an agreement will be unlawful if it stands to injure a person or the property of another. हाँ, अपनी प्रॉपर्टी के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं. प्रॉपर्टी कैन ईदर बी मूवेबल और इमूवेबल, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के अंदर वो गुड्स आ जाती हैं जिन्हें आप समझ सकते हैं कि जी ट्रांसपोर्ट करना बड़ा आसान होता है. इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड और बिल्डिंग्स और ऐसी इंस्टॉलेशन जो कि लैंड से सेपरेट ना हो सकती, उन्हें इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं. तो अब इस सिनेरियो को अगर हम देखें तो इसमें आबिद प्रॉमिस टू पे 100,000 टू साजिद ऑन एग्रीइंग टू पब्लिश अ डेफेमेटरी आर्टिकल अगेंस्ट अरसलान. अब साजिद ने लेट से ये कर भी दिया और फिर आबिद ने अगर उसको पेमेंट करने से इनकार कर दिया, तो क्योंकि एक वॉइड एग्रीमेंट है और अनलॉफुल है तो अमाउंट रिकवरी नहीं हो सकती. इट वॉज हेल्ड दैट साजिद could not recover the amount
बिकॉज द एग्रीमेंट वाज वाइड, क्योंकि इसमें एक पर्सन को नुकसान पहुंचाने की इंटेंशन थी, तो ऐसा एग्रीमेंट वाइड होगा। कोर्ट रिगार्ड इट एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इमोरल तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि जो मॉरल्स हैं एक सोसाइटी में, अगर कोर्ट के जो सोच है उसके मुताबिक वो जो सोसाइटी के मॉरल्स हैं उसके अगेंस्ट कुछ हो रहा है तो वो इमोरल होगा। और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर एक चीज़ अलाउ कर दी गई तो उससे जनरल पब्लिक में मसाइल पैदा होंगे, उससे जो एक सोशल ऑर्डर है वो उसको नुकसान पहुंचेगा, तो उस चीज़ को अपोज टू पब्लिक पॉलिसी समझा जाता है। तो इस पर पॉइंट यह है कि वेयर द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट इज सच दैट द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब इसमें कोर्ट जो है वो फैसला करेगी कि कोई चीज़ इमोरल है या नहीं है, या कोई चीज़ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है या नहीं। लेकिन अगर कोर्ट ये फैसला करती है तो वो एग्रीमेंट वाइड होगा, और कुछ हद तक हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ें कोर्ट इमोरल या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कंसीडर करेगी। सो यहाँ पर हम एक सिनेरियो देखते हैं। आबिद, हु इज़ गार्डियन ऑफ तनवीर, promises to exercise his influence as such with Tanveer in favor of Farhan, and Farhan promises to pay 1000 to Abid। तो फरहान की तरफ से जो है ना वो पेमेंट आनी है जी आबिद को। द एग्रीमेंट इज वाइड बिकॉज इट इज इमोरल। अब ये क्यों इमोरल है? देखें, आबिद जो है वो तनवीर का गार्डियन है। आबिद को चाहिए कि वो तनवीर के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करे। अगर वो फरहान से पैसे लेके तनवीर को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि वो फरहान के साथ डील्स करे जिसमें फरहान का फ़ायदा हो, तो वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ तनवीर में काम करने के बजाय अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ तनवीर काम कर रहा है। तो ये एक जो गार्डियन की जो पोजीशन है उसके हिसाब से भी इमोरल है। और फिर अगर ऐसी चीज़ों को कोर्ट अलाउ कर दे तो जो सोसाइटी के अंदर गार्डियन का कॉन्सेप्ट है वो भी सोशल ऑर्डर को भी बहुत बुरा इफेक्ट कर सकता है। तो ये दिस इज़ इमोरल, और इमोरल के ग्राउंड पर ये एग्रीमेंट अनलॉफुल कंसीडर होगा और वाइड होगा। तो अच्छा, अब यहाँ पे ये जो है इसमें ये देख लें कि ये ज़रूरी नहीं कि इसकी कोई पनिशमेंट हो। तो वैसे तो इसमें गार्डियन के जो रूल्स हैं अगर उसकी खिलाफ वर्जी होती है तो उसमें सर्टन पनिशमेंट्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, अगर क्लियर इंटेंट साबित हो जाए कि फ्रॉड की थी या गलत इन्फ्लुएंस करने की थी। तो इस पर एक केस तो हमारा ये वाला हो गया कि इसमें किस तरीके से एक इमोरल एक्टिविटी है। दूसरा एक देखते हैं जो चीज़ जो है अनलॉफुल ना हो लेकिन स्टिल अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कंसीडर की जाए, तो उस पर एक हम केस देखेंगे। तो हमारे पास सेकंड केस है, अ मैरिड वूमन वाज गिवन मनी टू ऑब्टेन डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड देन मैरी द लैंडर। अच्छा, अब यहाँ पे एक जो है ना पैसे दिए जा रहे हैं ताकि डाइवोर्स ली जाए, और लेटर वुमन मे हैव टेकन मनी बट शी लेटर रिफ्यूज टू टेक डाइवोर्स। अब जो है जिस पर्सन ने पैसे दिए थे उसने कोर्ट में केस फाइल किया। सो एग्रीमेंट इज़ वाइड, क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें अलाउ कर दी जाएं कि इस तरह से पैसे दिए जा सकते हैं और इस तरीके से डाइवोर्स लेने के लिए, तो उससे सोशल ऑर्डर जो है वो काफ़ी एडवर्सली इफेक्ट होगा। और आल दो कि अगर वो खातून डाइवोर्स ले भी लेती तो पनिशेबल अंडर द लॉ तो नहीं होना था, शी हैज़ द राइट कि वो डाइवोर्स लें या ना लें। लेकिन जो इस तरह के एग्रीमेंट्स को इन्फोर्स अगर कोर्ट करवाएगी तो ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो जाएगा। ऑल दो ऐसी डाइवोर्स लेना जो है वो पनिशेबल अंडर द लॉ नहीं है, बट स्टिल इट इज़ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, और इस वजह से ये एग्रीमेंट वाइड होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।